हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम लोग मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और यह श्रृंखला है 9th क्लास के झारखंड बोर्ड के सभी सब्जेक्टों को सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। तो जैसा कि मैं जानता हूं, अभी 8वीं की बोर्ड के इम्तिहान के रिजल्ट आए हैं और अब आप लोग के 9th क्लास भी स्टार्ट हो चुके हैं। सुनने में आया है कि कुछ महीनों के बाद परीक्षा भी होने वाली है। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने शुरू की है जैक बोर्ड क्लास 9। आज हम सबसे पहले लेंगे विज्ञान विषय को। विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है उसे हम पढ़ेंगे। विज्ञान पाठ 1। ये आपको रसायन शास्त्र है। जो पहला पाठ है ना, इसका है रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र के खंड के अंतर्गत आता है। आप लोग जानते हैं विज्ञान में 3 खंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। रसायन शास्त्र का पहला पाठ जो है वो है हमारे आसपास के पदार्थ। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठेंगे ताकि इसके नोट्स बना सकें। आज हम लोग पहले जानेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ है क्या। पदार्थ कहते किसे हैं? ये क्या है? यह एक मार्कर है। ठीक है। अब मैं कुछ और चीजों की बात करूं तो जैसे कि ये क्या है? मोबाइल है। अगर हम पूछें तो इसमें इंक है, स्याही। ये लिक्विड है यानी कि द्रव है। जो मैं मार्कर पकड़े हुए हूं ये ठोस है। ठोस द्रव तो आप नाम बचपन से सुनते आए हैं, पर पदार्थ क्या है? अगर मैं 2-3 शब्द यहां पर लिखता हूं, जैसे लकड़ी, इसके अलावे अगर मैं लिखता हूं आपको पत्थर, फिर लिखता हूं हवा, फिर लिखता हूं पानी, तो आप ध्यान से देखिए, ये सब इनमें कुछ द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। जैसे कि ये कुछ वजन है इसका, और अगर हम कहीं पर इसे जैसे यहां रख दिया मैंने, तो अब इस जगह पर कुछ और नहीं जा सकता है, कुछ और रखा नहीं जा सकता है। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि इसमें द्रव्यमान होता है और यह कुछ जगह घेरती है। तो पदार्थ की परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? इसको हेडिंग को आप लोग दे देंगे अपने कॉपी में और शुरू करेंगे। सबसे पहले पदार्थ। देखिए, विज्ञान पाठ 1, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है। अब हम सबसे पहले पदार्थ की परिभाषा लिखेंगे। पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ की परिभाषा आप लिखेंगे कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो तथा जिसमें द्रव्यमान, कुछ द्रव्यमान हो, वह पदार्थ कहलाता है।
ठीक है, पदार्थ की परिभाषा क्या लिखेंगे कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाता है। जैसे आप लोहा दे सकते हैं, पत्थर दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, हवा दे सकते हैं। कुछ लोग पूछेंगे कि ये हवा कैसे जगह घेरती है। अब आप बताइए, जैसे मान लीजिए आपके सामने प्लास्टिक है, खाली है। अगर इस प्लास्टिक को हम फूकेंगे तो ये फूल जाएगा, फूल जाएगा। तो फूल जाने का कारण क्या है कि इसके अंदर जगह घेरा गया। एक और उदाहरण दिखाते हैं कि यदि मान लीजिए पानी से भरा हुआ बर्तन है, पानी से भरा हुआ बर्तन है और इसमें जो है ना, आप कोई भी मग, कोई भी जग को उलट कर, जिसमें उसका मुंह नीचे की ओर रहे, उलट कर जब दबाते हैं ऊपर में इसका पेंदी यानी तल रहे, तो ये नीचे की ओर नहीं जाता है। नहाते समय अक्सर लोग करते हैं ऐसा खेलने के लिए, तो ये नीचे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में हवा है। और जब आप इसे प्रेशर देकर, दबाव देकर अंदर घुसा देंगे, उसका थोड़ा टेढ़ा करेंगे, टिल्ट करेंगे, तो बुड़बुड़ की आवाज के साथ इसमें पानी अंदर प्रवेश करती है। हवा और पानी के बीच में संघर्ष होता है, लड़ाई होता है। ठीक है, तो अभी आपने जाना कि पदार्थ, ठीक है। अब जो है ना, ये पदार्थ जो है, जान लीजिए ये पदार्थ, दुनिया का हर पदार्थ, जितने भी नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव वस्तुएं हैं, ये सभी पदार्थ की गिनती में हैं। और जितनी सजीव वस्तुएं हैं उन्हें, माने जितने में भी जान होता है उसे हम सजीव कहते हैं। और जितनी निर्जीव वस्तुएं दिख रही हैं इन सब को हम पदार्थ कहते हैं। निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन हम रसायन के अंतर्गत करते हैं और सजीवों का अध्ययन हम जीव विज्ञान में करते हैं। निर्जीवों का अध्ययन करने वाला यह पदार्थ, सबसे पहला नाम आता है पदार्थ। दुनिया में हर सामान को हम पदार्थ कहते हैं। हवा भी पदार्थ है, पानी भी पदार्थ है, लोहा पत्थर सब पदार्थ है। अब बात आती है कि ये पदार्थ बने किससे हैं। ये पदार्थ बने किससे हैं? पदार्थ, इसको अगर हम, एक ऐसा स्थिति आ जाएगा जब हम इसको टुकड़ा करके छोटा करें, तो एक ऐसा स्थिति आ जाएगा जब बहुत छोटा कण निकलेगा। मान लीजिए मार्कर है, इसका टुकड़ा कर दिया तो एक ऐसा कण निकलेगा। अब इससे और छोटा नहीं कर सकते हैं, वही इसका सबसे छोटा कण है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम परमाणु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसे हम परमाणु कहते हैं। तो ये हुई परमाणु की परिभाषा। पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। क्या बोले? परमाणु के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये सभी बातें आपको समझ में आते जा रही हैं। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। मैंने पुस्तक रखी है अपने पास, जिससे देख करके आपको आपके सिलेबस को कवर करवाना शुरू कर रहा हूं। इसके आगे है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। तो इन पदार्थ के कणों के कुछ गुण होते हैं, वो देखिए। यहां टॉपिक देकर के आप लिखिएगा, पदार्थ के कणों के
अभिलाक्षिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षिक गुण। अभिलाक्षिक कहने का मतलब विशेष गुण। पदार्थ के कणों के कुछ विशेष गुण होते हैं। गुणों को समझने के लिए आप जानिए गुण क्या होते हैं। गुण हो गई उसकी विशेषता। जैसे यह गुलाब लाल है तो लाल उस गुलाब का गुण है, ठीक है ना। शेर बहुत हिंसक जानवर है तो हिंसक उसका गुण है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि पदार्थ के कणों के अभिलाक्षिक गुण। आपके पुस्तकों में जो बातें बताई गई हैं उनमें सबसे पहला है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या बोले? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान मतलब, अब जैसे हम बात बताते हैं, पानी देखे हैं आप, पानी में हाथ घुसा करके चलाने पाते हैं कि नहीं? क्यों चला पाते हैं? क्योंकि इसके कणों के बीच थोड़ा जगह है। हवा देख रहे हैं, हवा में आप आराम से आसानी से, इसकी तुलना में इससे ज्यादा आपको जगह मिलता है। लेकिन यही हम बात करते हैं, अच्छा इसी की बात करें, ये मार्कर की, क्या हम इस मार्कर के आर पार जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कणों के बीच स्थान ना के बराबर है। इसके कणों में, यानी कि ये हो गया पानी, ये हो गया हवा और ये हो गया बर्फ, इसके कण आपस में पूरी तरह जुड़े हुए हैं। कैसे हैं? जुड़े हुए हैं, ऐसे। इनमें कणों के बीच में जगह ना के बराबर है। पानी में इस बर्फ की तुलना में ज्यादा जगह है और हवा में इन सबसे ज्यादा जगह है। पर बात ये तो तय है कि कणों के बीच जगह होते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें जगह कहाँ है, दिख रहा है, जगह नहीं दिख रहा। फिर अगर आप इसे गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये क्या करेंगे? चलना, भागना, दौड़ना शुरू करेंगे। तो इसकी वजह से बर्फ किस में बदल जाएगा? पानी में बदल जाएगा। तो इससे क्या साबित होता है कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, यानी कि दौड़ भाग करते हैं वे लोग। क्या बोलेंगे दूसरा गुण? पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। हमने जाना अभी तक कि पदार्थ क्या होती है, उसके उदाहरण देखे। पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। पदार्थ दुनिया की हर एक वस्तु को कहते हैं, ठीक है। और ये परमाणु की जो अवधारणा है, यानी कि परमाणु का जो विचार है, सबसे पहले किसने दिया था? ध्यान दीजिए, परमाणु का विचार सबसे पहले बताया था महर्षि कणाद ने। ये भारत के एक ऋषि थे, महर्षि कणाद, हमारे देश के। परमाणु के बारे में सबसे पहले कणाद ने बताया। आपके दूसरे चैप्टर में परमाणु के बारे में डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। अभी हम लोग पदार्थ की चर्चा करते हैं। पदार्थ के कणों के गुणों को जानते हैं, तो उसमें हमने पहला देखा कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा क्या गुण है कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। तब ना, अगर पानी को गर्म करेंगे तो वो भाप में बदल जाता है। देखिए कैसे कैसे बदल रहा है। बर्फ, पानी और भाप, भाप नहीं वाष्प लिखते हैं। देखिए, इसको गर्म करें तो पानी बना, इसको गर्म करें तो वाष्प बना। इसको गर्म किए तो इसके कण दौड़ने लगे, इसको गर्म किए तो इसके कण और दौड़ने लगे, है ना।
ये है ठोस अवस्था, ये है द्रव अवस्था और ये है गैसीय अवस्था। आगे है तीसरा गुण है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर आकर्षित ना करें तो ये कण एक दूसरे को कैसे बांध के रखेंगे। अब हम ठोस में बात करते हैं। ये है बर्फ, ये है द्रव और ये है गैस। हम क्या जानते हैं कि इसके कणों के बीच में जगह नहीं होता है, क्योंकि इसके कण एक दूसरे को अधिक आकर्षित करते हैं, इसीलिए इसमें जो आकर्षण बल होता है वो सबसे ज्यादा होता है। द्रव में ठोस की अपेक्षा कम आकर्षण बल होता है, इसीलिए इसमें थोड़ा जगह ज्यादा होता है। और गैस में माने कि कम आकर्षण बल होता है। ठोस की अपेक्षा द्रव में कम आकर्षण बल होता है और गैस में तो आकर्षण बल ना के बराबर होता है, इसीलिए इसके कण एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से। तो हमने देखा पदार्थ के कणों के गुणों के बारे में। तो 3 गुण आपने देखा है, 3 गुण आपने देख लिया। ये 3 गुण आपके सामने है। आगे हम देखते हैं इसके आगे का टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। अब हम जानेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने अभी तक पढ़ा कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। आगे हमने पढ़ा कि पदार्थ के कणों के गुण, पदार्थ के कण यानी कि परमाणु इतने छोटे होते हैं कि हम उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये गतिशील होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं और इनके मध्य में, इनके बीच में स्थान होता है। अब हम जानेंगे पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। अवस्थाएं मतलब रूप। दुनिया में जितनी भी पदार्थ हम देखते हैं ना, इन्हें मूल रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। एक है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं? आपके सामने जो पदार्थ दिख रहा है ये ठोस है। क्यों ठोस है? कारण बता सकते हैं? इसे मैं इस डिब्बे में डाल दूं, इसी आकार का रहेगा। हाथ पर रखूं, इसी आकार का रहेगा। गिलास में डाल दूं, बर्तन में डाल दूं, ये अपना आकार नहीं बदलेगा, यानी कि इसका आकार परिवर्तित नहीं होता है, निश्चित आकार होता है। दूसरा नंबर, अगर मान लीजिए ये 20 ग्राम का है तो यहां भी 20 ग्राम का, कहीं पर ही 20 ग्राम का। द्रव्यमान से संबंधित होता है आयतन, इसका आयतन भी नहीं बदलता है। तो सबसे पहले ठोस के बारे में पढ़ते हैं। ठोस क्या होता है? वैसे पदार्थ जिनका
आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। ठोस की परिभाषा आपने देखी। ठोस किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। जैसे के बारे में बात करते हैं, बर्फ, लकड़ी, लोहा, पत्थर आदि। लिख लिए। अब हम थोड़ा जानेंगे द्रव के बारे में। द्रव क्या है? द्रव हम कहेंगे वैसे पदार्थ, कैसे पदार्थ, मान लीजिए एक गिलास पानी है, ठीक है, ये मान लीजिए 100 मिलीलीटर है। कितना है? 100 मिलीलीटर है। इसको हम अगर कटोरा में डाल देते हैं तो यहां भी 100 मिलीलीटर ही रहेगा, लेकिन आकार बदल गया। आकार बदल गया। अगर बाल्टी में डाल देंगे, गिलास में है, कटोरा में डाल दिए, बाल्टी में डाल दिए, ये अपना आकार परिवर्तित करते जाएगा। तो इस आधार पे जो बात सामने आती है वह यह कि वैसे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित, लेकिन 100 मिलीलीटर तो 100 मिलीलीटर ही था ना, तो आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है उसे द्रव कहते हैं। जैसे पानी, दूध, तेल आदि। ठीक है। तीसरा जो है वो है आपको गैस। अगर गैस की बात की जाए तो गैस किसे कहेंगे? अब मान लीजिए कि 1 केजी गैस है, उसे हमने बलून में भरा, उसे हमने सिलेंडर में भरा, उसे हमने किसी दूसरे बर्तन में भरा। तो जिस बर्तन में भरते हैं उसका आकार ले लेता है। लेकिन अब बताइए 1 केजी बलून को एक 14 केजी वाले 14 लीटर वाले गैस में भरते हैं और एक छोटे से बलून में भरते हैं, तो किसमें भार अधिक लगेगा? इसमें कम लगेगा, इसमें अधिक लगेगा। तो इस आधार पे जो बात सामने आती है वह यह कि इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। कि वैसे पदार्थ जिनका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, जैसे में हवा, वाष्प आदि। समझ गए? तो हमने अभी देखा पदार्थ की अवस्थाएं। इसको देखिए, इसके बाद इसके आगे का टॉपिक है
इसके अलावा कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट जानने लायक हैं। देखिए, यदि इसका आयतन और आकार निश्चित है, यानी इसे आप दबा नहीं सकते हैं। दबा नहीं सकते हैं यानी ठोस में हम कहेंगे नगण्य संपीड्यता। दबाना जो होता है संपीड़न करना, इसमें संपीड्यता नहीं होता है। इसे थोड़ा संपीड़ित कर सकते हैं, इसे बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं। ठोस में पढ़ेंगे कि ठोस के कणों के बीच में जगह ना के बराबर होता है, ठोस के कणों के बीच में जगह नहीं होता है। द्रव में ठोस की अपेक्षा कणों के बीच कुछ अधिक जगह होता है। गैस में ठोस और द्रव से बहुत अधिक कणों में जगह होता है। तीसरा, अब ये एक गुण लिखें, फिर लिखेंगे कि ठोस में उसके कणों के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। एक मिनट, चलिए इनके गुणों को हम एक बार देख लेते हैं। इनके गुणों को इस प्रकार से देख लेते हैं। यहां तक लिख लिए होंगे। ये तीनों की परिभाषाएं थी, ठोस, द्रव और गैस की। अब हम इसके गुणों को देख लेते हैं। देखिए, कणों के पहला नंबर, कणों के बीच जगह नहीं होता है, ठीक है। दूसरा, निश्चित आकार एवं आयतन। तीसरा, नगण्य संपीड्यता। चौथा, कणों के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक। पांचवा, कणों के बीच आकर्षण बल सर्वाधिक। बस ये हो गया। इसमें क्या होता है, कणों के बीच जगह ठोस की अपेक्षा अधिक, कुछ अधिक। दूसरा क्या है, निश्चित आयतन तो होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। तीसरा क्या है, संपीड्यता ठोस से अधिक। और क्या है, कणों के बीच आकर्षण बल ठोस से कम। देखा, गैस में आते हैं तो कण
कणों के बीच सबसे अधिक जगह, मतलब ठोस एवं द्रव से ज्यादा। ठीक है, क्या है कि आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित। ठीक है, अगला क्या है, सर्वाधिक, सबसे अधिक संपीड्यता, और है कण पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। तो इतनी सारी बातें जो हैं आपको इसके गुण में आते हैं, पदार्थ के कणों के गुण के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे जाते हैं, इसको आप लोग देखिए तब तक। चलिए, अब जो हम लोग 2-3 टॉपिक देखते हैं उसको समझते हैं। आपको पता है कि आप जब खाना खाने बैठते हैं तो आपको ना गरम खाने की खुशबू दूर से ही नाक तक पहुंच जाती है। कैसे पहुंची? इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो आपने देखा होगा किशमिश, अगर किशमिश को या चना को, कच्चा चना जो है, सूखा चना, उसे आप पानी में छोड़ देते हैं फूलने के लिए रात में, तो अगले दिन वो फूल जाता है। कैसे उसके अंदर पानी प्रवेश किया? तो 2-3 शब्द है, उसको समझ लीजिए। एक है विसरण, दूसरा है परासरण, और है संपीडन। इन तीनों शब्दों को समझिए। विसरण किसे कहते हैं, परासरण किसे कहते हैं, और संपीडन किसे कहते हैं। अच्छा, हमें ये नहीं पढ़ना है, परासरण को नहीं देखना है। विसरण एवं संपीडन। विसरण क्या होता है? अगर हम बात करें तो मछली कैसे जल में ऑक्सीजन ग्रहण करती है? मछली जल में ऑक्सीजन ऐसे ग्रहण करती है कि जल के अंदर में ऑक्सीजन घुला हुआ है। जब कोई ठोस पदार्थ या द्रव पदार्थ जल में घुल जाता है तो जल में जो घुलना हुआ, यानी द्रव में ठोस या गैस का मिलना ही आपको कहते हैं विसरण। घुलना या मिलना अगर कहा जाए तो गैस का घुलना या मिलना, इसे ही हम विसरण कहते हैं। विसरण मतलब उसके अंदर प्रवेश कर जाना। अब आगे बात करते हैं संपीडन। अगर ये भी जो है ना आपको फैलना हुआ, संपीडन का मतलब हो गया फैलना।
तो फैलना, इसको ऐसे समझिए, इसका मतलब हो गया घुलना, इसका मतलब हो गया फैलना। अगर संपीड़न की बात करें तो अगर आप बैठे हैं भोजन करने के लिए तो गर्म भोजन की खुशबू आपके नाक तक जल्दी पहुंचती है ठंडे भोजन की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि गर्म भोजन में भाप उठता है और वो जो भाप होता है, वाष्प होता है, वो संपीड़ित होता है, संपीड़ित होते हुए आपके नाक तक जाता है, इसीलिए गर्म भोजन की खुशबू नाक तक जल्दी पहुंच जाती है। चलिए इसके आगे देखना है। कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं? अगला है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकते हैं? तो जान लीजिए तापमान में परिवर्तन करने पर पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं। क्या बोले? तापमान में परिवर्तन करने पर पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं। जैसे जैसे ऐसे पेन नहीं चल रहा है, बर्फ है, पानी है, वाष्प है, इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक लिखे थे, बर्फ, पानी, वाष्प, गरम किए, इसको गरम किए, अब इसको ठंडा किए, इसको ठंडा किए, तो आप देख रहे हैं तापमान में परिवर्तन होने पर रूप चेंज हो जा रहा है, ठोस से द्रव और द्रव से गैस। इसी आधार पर यह बनाया गया है। आपके किताब में है ये चित्र, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, इस चित्र को आप देखे होंगे। संगलन, ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण। देखिए ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण, हम लोग बारी बारी समझना शुरू करते हैं। संगलन वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में तापमान बढ़ाने पर ठोस द्रव में गलने लगता है, द्रव में बदलने लगता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया के द्वारा ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। संगलन यानी कि तापमान का एक बिंदु लाना होगा, एक टेम्परेचर तक पहुंचाना होगा, वहां पर आपको ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगेगा, तो उस बिंदु को हम गलनांक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या बोलते हैं? गलनांक। गलनांक किसको बोलेंगे? वह तापमान जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, वह तापमान जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है।
इसी प्रकार जब द्रव को हम और गर्म करेंगे तो उस प्रक्रिया को कहेंगे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के बाद वह गैस बन जाएगा। तो यहाँ पर एक टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने पानी को चढ़ाया तो पानी उबलना शुरू हुआ, अब उबल करके भाप उठ रहा है, तो इसको कितना कुछ तो टेम्परेचर दिया गया होगा जब वो पानी से भाप में बदल गया। तो भाप में बदलने के लिए जो टेम्परेचर उसको दिया गया है उसको कहेंगे हम क्वथनांक। क्या बोलेंगे? क्वथनांक, कि वह तापमान जिस पर द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है। ये गलनांक जाने, क्वथनांक जाने। पानी का गलनांक कितना है? पानी का गलनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पानी गलनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। दूध का कितना है? दूध का है 60 डिग्री सेल्सियस। गलनांक नहीं, गलती लिख दी है, सॉरी, गलनांक की बात कर रहे हैं। गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, गलनांक हो गया आपको 4 डिग्री सेल्सियस। चार डिग्री सेल्सियस पानी का है, दूध का मुझे अभी नहीं पता है। हम जो 100 डिग्री लिख रहे थे वो पानी के लिए क्वथनांक लिख रहे थे। ये है आपका 100 डिग्री सेल्सियस और यहां पर दूध है 60 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिए। तो इस टेम्परेचर पर आकर के पानी भाप में बदल जाता है, दूध भी उबल जाता है। तो दूध इसीलिए पानी से जल्दी उबलता है। कुछ वस्तुएं ठोस से सीधे सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है ना? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में ठोस से सीधे, आपने नेफ्थिलीन की गोली देखी होगी, कपूर, जो कि कपड़ों के बीच में रखी जाती है ताकि उनमें कोई बदबू ना आए, कीड़े मकोड़े ना आए। और अचानक से जब आप 2 महीने 3 महीने के बाद खोलेंगे तो कपूर की गोली बहुत छोटी हो जाएगी। कैसे? ठोस से सीधे सीधे में परिवर्तित हो जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ये हमने आज देखा हमारे आसपास के पदार्थ। इसके बचे हुए कुछ टॉपिक और क्वेश्चन आंसर आगे पढ़ लेंगे। और साथ ही साथ अब जो है हम लोग इस सीरीज में प्रतिदिन एक चैप्टर को डिस्कस करते जाएंगे। आप लोग अपने सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। तब तक के लिए धन्यवाद।